बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब साबिर काबुलीवाला साहब, सदर गुजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शहनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मोअज़्ज़िज़ अराकीन व अराकीन बल्दिया, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुजुर्गों, गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में शिरकत की। मैं आपके दरमियान में इसलिए खड़ा हूं ताकि आप तमाम को इस बात से वाकिफ कराऊं और आपको गुजारिश करूं कि 5 दिसंबर के दिन जो गुजरात असेंबली विधानसभा के चुनाव के मतदान का दिन है, मेरी तमाम जमालपुर के जिम्मेदारों से, हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों से, बुजुर्गों से, गयूर नौजवानों से अपील है कि इस बार जमालपुर में आपको मजलिस के उम्मीदवार जनाब साबिर भाई को अपना वोट और अपनी दुआओं से देकर उनको यहां से अपना एक नया एमएलए बनाना है। मैं जमालपुर की जनता को यही बताना चाहता हूं कि जमालपुर में अगर कोई बीजेपी को रोक सकता है, शिकस्त दे सकता है, तो उसका नाम साबिर काबुलीवाला है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपका शुक्रगुजार भी हूं कि आपने मुत्तहदा तौर पर अपने इत्तेहाद को मजबूत किया और अपनी दुआओं और अपने वोटों से यहां से मजलिस के कॉरपोरेटर्स को आपने कामयाब किया। आप जानते हैं कि मजलिस के कॉरपोरेटर्स को आपने कामयाब किया तो हर कॉरपोरेटर को 30 लाख रुपये मिलते हैं अपने इलाके की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन मजलिस के कॉरपोरेटर को जो 30 लाख या 2 साल से जो 60 लाख रुपये मिले, उन्होंने उसको रोड बनाने के लिए, ड्रेनेज का इंतजाम करवाने के लिए, लाइट के पोल, पानी की लाइन बिछाने के लिए और जो भी डेवलपमेंट के काम वो करवा सकते थे अपने बजट में, उन्होंने उस तरक्याती डेवलपमेंट के काम को करवाया। मैं इस बात को मानता हूं कि इंशाअल्लाह ताला और भी काम है और इंशाअल्लाह उन तमाम कामों को हम पूरा करेंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि जिस चीज की यहां के जमालपुर की जनता को और खास तौर से मिर्जापुर की आवाम को जो तकालीफ है, उन तकालीफ को हम दूर करेंगे। मैं यहां पर मिर्जापुर में आवाम के दरमियान में खड़े होकर आपको ये भी बताना चाहता हूं कि गुजरात में 36 स्लॉटर हाउसेज हैं, जिसमें से 32 बंद हो चुके हैं और सिर्फ 4 काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद हमारे कुरैश भाइयों की यहां पर रहती है। मैं आपको इस बात का तयख्खुन दे रहा हूं कि आप आने वाले असेंबली और विधानसभा के चुनाव में साबिर भाई साहब को अपना वोट देकर कामयाब करिए। आपका स्लॉटर हाउस और आपके कारोबार के जो तकालीफ है, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जनाब साबिर भाई साहब हमारे कुरैश भाइयों के जो तकालीफ है वो जरूर उसको हल करेंगे, उन तकालीफ को आपसे दूर करेंगे ताकि आप और बाइज्जत तरीके से अपने कारोबार को जारी और सारी रख सकें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये जानते हैं कि गुजरात में ये विधानसभा के चुनाव 2 फेजेस में हो रहे हैं। मजलिस ने
अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। दानी लिमडा से भी और बापू नगर से भी और भी असेंबली के हल्के जात से मजलिस अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। हमारा असेंबली के सिलेक्शन में लड़ने का मकसद एक ही है कि आपकी एक आवाज गुजरात के विधानसभा में जाए। गुजरात में विपक्ष की एक आवाज, मजबूत आवाज जाए। जमालपुर की जनता की तकालीफ की आवाज गुजरात की विधानसभा में गूंजे। सरकार किसी की हो, उस सरकार के सामने कोई बेबाक तरीके से खड़े होकर आपकी तकालीफ और आपकी जमालपुर के तरक्की के लिए, आपके इंसाफ के लिए, यहां पर जो जुल्म गरीबों पर होता है उसके जुल्म के खात्मे के लिए, हमारे मां और बहनों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए, हमारे बुजुर्गों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, जमालपुर के नौजवानों के हौसले में इजाफा करने के लिए मेरी आप तमाम से अपील है कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपना एक एक वोट मजलिस के उम्मीदवार जनाब साबिर काबुलीवाला साहब के हक में इस्तेमाल करें। पिछले माजी में भी आपने जनाब साबिर भाई साहब को अपना विधायक बनाया था। कोई कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी मेरे सवाल का जवाब दो कि पहले भी साबिर भाई यहां के एमएलए थे, उसमें और अब की बार क्या फर्क है? तो उसमें बहुत बड़ा फर्क है और सबसे बड़ा फर्क यह है कि साबिर भाई की जबान पर कोई कांग्रेस या दूसरी पार्टी की किता ताला नहीं लगा हुआ होगा। साबिर भाई बेबाक तरीके से गरीबों और मजलूमों की आवाज को उठाएंगे। साबिर भाई हिकमत के नाम पर बुजदिली के मजाहरे नहीं करेंगे। और जमालपुर की जनता को यह भी पैगाम दे रहा हूं कि जिसने आपकी फैक्ट्रियों को बंद कराया, आप जानते हैं वो शख्स कौन है। आप साबिर भाई को यहां से अपना नया एमएलए बनाइए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, साबिर भाई उन फैक्ट्रियों को खुलवाएंगे। जिन्होंने फैक्ट्रियों को बंद करा के लोगों को बेरोजगार कर दिया, उनकी गरीबी में इजाफा करा, आप ऐसे उम्मीदवारों का साथ मत दीजिए, ऐसी पार्टियों को आप अपना वोट मत दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग आकर हमसे कहते हैं कि मजलिस के लड़ने से भाजपा को फायदा होता है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे ही अर्ज कर रहा हूं कि 27 साल से गुजरात में भाजपा कामयाब हो रही है और मजलिस पहली मर्तबा गुजरात के विधानसभा असेंबली के इलेक्शन में लड़ रही है। तो बताइए, 27 साल से जिस कांग्रेस पार्टी को आपने वोट दिया, क्या वो भाजपा से मिली हुई थी या उसने भाजपा से कोई सौदा कर लिया था कि हम और तुम लड़ते रहेंगे और तुम 27 साल तक इलेक्शन जीतते जाओ। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आया तब भी तुम जीत जाओ। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कांग्रेस पार्टी को आपने झोली भर भर कर वोट दिया, मगर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी भाजपा को नहीं रोक सकी गुजरात में। मैं आज भी आपके दरमियान में खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे ये कह रहा हूं कि किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोकना यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने इत्तेहाद की ताकत पर अपने मुत्तहिदा वोट को इस्तेमाल करें और अपनी एक आवाज को, अपने नुमाइंदे को गुजरात की विधानसभा में भिजाएं, जिसके दिल में गरीबों के लिए धड़कता हुआ दिल हो, जिसकी सोच और फिक्र में कमजोरों को ताकत दिलाना हो, जिसकी जिंदगी का मकसद मजलूमों को इंसाफ दिलाना हो। ये काम मजलिस करती आई है और इसी नीयत और मकसद को लेकर हम गुजरात की विधानसभा के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मेरी इज्जतदार मां और बहनों,
मेरे गयूर नौजवानों और मेरे बुजुर्गों, मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि आप मेरी इन बातों पर संजीदगी से गौर करिए। और आप जानते हैं कि इल्जाम तो हम पर बहुत लगता है, मगर एक मिसाल देना चाहता हूं कि किसी के पास बहुत भैंसें थीं, भैंस का मालिक था, उसके पास कई भैंस थी जो दूध देती थी। तो उसके पास हर शाम को एक ताकतवर आदमी आता था और आकर वो पूरा आधा दूध उठाकर लेकर चला जाता था। तो लोगों ने पूछा कि भाई क्या बात है, भैंस तो दूध दे रही है मगर एक ताकतवर आदमी आकर या आधा दूध उठाकर या कभी पूरा दूध उठाकर लेकर चला जाता, इन भैंसों का मालिक उसको रोकता क्यों नहीं? तो बाद में मालूम हुआ कि भैंसों का जो मालिक था वो उस अपने दूध को नहीं बचाना चाहता था, वो अपने आप को उस ताकतवर आदमी से बचा रहा था। वो अपने आप को ताकतवर आदमी से बचा रहा था। वो उस ताकतवर आदमी से सौदा कर लिया और उससे कहा कि तुझे कितना दूध है लेकर चला जा, मगर मुझे बख्श दे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही हाल कांग्रेस और बीजेपी का है। दूध हमारा है और दूध हमारा छीन कर लेकर चले जाते हैं। और आप ये समझते हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, मगर कांग्रेस सिर्फ अपने आप को बचाती रही, आपको नहीं बचा पाई कांग्रेस। अब एक दूसरा आया है ताकतवर आदमी बनकर, ये तमाम लोमड़ियों का खेल खेला जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पहचानिए इन लोगों को जो आपके नाम पर वोट तो हासिल कर लेते हैं, मगर जब गरीबों के इंसाफ की बात आती है तो रात के अंधेरे में पसे पर्दा या दीवारों के पीछे बीजेपी से सौदा कर लेते हैं। आप ऐसी ताकतों का साथ मत दीजिए, ऐसी पार्टी के उम्मीदवारों को अपना वोट मत दीजिए। यही कांग्रेस पार्टी है जिसके 12 से ज्यादा एमएलए बीजेपी में चले गए। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या ये गुजरात की जनता से धोखा नहीं किया गया? मेरी इज्जतदार मां और बहनों, याद रखिए कांग्रेस पार्टी गोडाउन है। कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है और भाजपा शोरूम है। यही गोडाउन से निकलकर ये बीजेपी के शोरूम में जाकर अपने कारनामे और नाटकबाजियां करते हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि पहचानिए लोगों को। आपको डराया गया, आपको फुसलाया गया, आपको खौफ दिलाया गया भाजपा का, और जब वोट ले लेते हैं उसके बाद जाकर भाजपा की गोद में बैठकर नरेंद्र मोदी की बनाई हुई चाय से पी लेते हैं कप में डालकर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि कब तक आप इन लोगों को वोट देंगे, ऐसी पार्टियों को वोट देंगे जो आपका वोट तो ले लेते हैं मगर जमालपुर की जनता से इंसाफ नहीं करते। जिनको आपने वोट दिया वो विधानसभा में जाकर खामोश बैठ जाते हैं। जिन्होंने आपसे वोट तो हासिल किया मगर इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ते। जिन्होंने आपका वोट तो लिया, एमएलए तो बन गए, मगर जमालपुर की गरीबों की तकलीफ को महसूस अपने दिल में महसूस नहीं करते। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि जनाब साबिर काबुलीवाला साहब को आप अपना वोट दीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जमालपुर हो या जिस किसी विधानसभा से मंजलिस का एमएलए अल्लाह के फजलो करम से और आपकी दुआओं और वोट से मुंतखब होगा। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपको इंसाफ मिले। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप ये भी जानते हैं कि यहां पर एक और पार्टी आई है, उसका नाम कोई किसी ने अच्छा रखा, भी मैंने सुना। क्या नाम रखा कि छोटा रिचार्ज उसका नाम रखा गया। क्या यही किसी ने कहा था? अभी किसने कहा? छोटा रिचार्ज। हाँ, छोटा रिचार्ज। अब ये छोटा रिचार्ज का नाम आप पार्टी है। ये छोटा रिचार्ज जो है, जब दिल्ली में पहली कोविड शुरू हुआ था
तो उस वक्त तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया कि इनकी वजह से कोविड फैला। यही छोटा रिचार्ज ने एक इल्जाम लगाया था ताकि बदनाम किया जाए सबको कि इनकी वजह से कोविड फैल गया। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा सब झूठा इल्जाम है। ये जो आप पार्टी आई है अब इलेक्शन लड़ने के लिए, पूछिए इनसे, जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, लोग इंसान नहीं बल्कि हैवान बनकर एक दूसरे को मार रहे थे, घरों को जला रहे थे, तो ये दिल्ली का मुख्यमंत्री कहां था? लोगों की गुस्से को कम करने के बजाय वो दिल्ली के राजघाट पर जाकर मौन व्रत बैठ गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, आसमान से तारे तोड़कर लाएंगे। दिल्ली में सीलमपुर और जाफराबाद एक इलाका है, वहां पर ओखला एक इलाका है, वहां पर जाकर देखिए, गंदगी भरी हुई है, कचरे के अंबार लगे हुए हैं और कुछ उस पर नहीं कहती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये छोटा रिचार्ज, जब इनसे पूछा गया कि बिल्किस बानो पर बोलो, तो उन्होंने कह दिया कि हम बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगे, हम बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगे, उन्होंने कह दिया। फिर कहते हैं कि भारत में जो नोट है 10 रुपये की, 20 रुपये की, 100 रुपये की, 500 की, 2000 की, उसमें महात्मा गांधी की फोटो हटाकर किसी और फोटो लगा दिया जाए। उसने कहा कि किसी और फोटो लगाना चाहिए, और फोटो लगाएंगे तो नौकरियां आ जाएंगी। कैसे नौकरियां आ जाएंगी? क्या भारत का कोई मजहब है? क्या भारत मुसलमानों का है? क्या भारत हिंदुओं का है? क्या भारत सिखों का है? क्या भारत ईसाइयों का है? भारत किसी मजहब से भारत का कोई ताल्लुक नहीं है। भारत सब मजहब को मानता है। भारत जो खुदा अल्लाह भगवान को नहीं मानता उसको भी मानता है। मगर ये छोटा रिचार्ज ये कह रहा है कि मैं छोटा मोदी हूं, अब बड़ा मोदी बनना चाहता हूं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़ा है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़ा है कि नहीं नहीं, मैं छोटा मोदी नहीं, मैं बड़ा मोदी हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दिल्ली में इनके कारनामे हम देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता, आज मौसम बदल गया, सर्दी का मौसम शुरू होता है तो फिजाओं में दिल्ली की जनता को ऐसी पॉइजनस गैस उनको लेना पड़ता है। कौन जिम्मेदार है उसका? तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। मैं पूरी एतमाद और पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी इखलास के साथ जमालपुर की जनता से अपील कर रहा हूं कि भाजपा को अगर इस विधानसभा में कोई रोक सकता है तो उसका नाम साबिर काबिलवाला है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने के वोट का सही इस्तेमाल करें, मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यहां पर तकालीफ है, मसाइल है, इन मसाइल को अगर हल करना है तो एक मर्तबा जिस तरह आपने यहां से मंजलिस के कॉरपोरेटरों को कामयाब किया, आप जनाब साबिर काबुलीवाला साहब को अपने एतमाद से, अपने भरोसे से उनको दीजिए, उनको वोट देकर उनको कामयाब करिए। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, 30 साल आपने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, कब तक आप अपने वोट को जाय करेंगे? अगर आप कांग्रेस और आप वोट देंगे तो याद रखिए इसका फायदा भाजपा को होने वाला है। अगर आप भाजपा को रोकना चाहते हैं तो मंजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। ये गरीबों की एक बहुत बड़ी ताकत है, बल्कि आपकी दौलत है, बल्कि ये आपकी इतनी बड़ी ताकत है कि जिससे आप खुश नहीं हैं आप उसके खिलाफ वोट देते हैं। जिस पर आपको भरोसा है आप उसको अपने वोट से नवाजते हैं। जो आपको धोखा नहीं देगा, जीत कर आप उसको वोट देते हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मंजलिस का साथ दीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं
कि हम आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज आप देख रहे हैं कि भाजपा की 27 साल से गुजरात में सरकार है। आज देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, आज कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया। कि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनने से पहले गुजरात में कुछ भी नहीं था क्या? गुजरात नहीं था क्या? अरे इस गुजरात को किसने बनाया? इस गुजरात को सौराष्ट्र की महिलाओं ने बनाया। इस गुजरात को डांग के आदिवासियों ने बनाया। इस गुजरात को वडगाम के दलितों ने बनाया। इस गुजरात को उस बन्नी के उस चरवाहों ने बनाया। इस गुजरात को समंदर के तूफानों में जाकर वो मल्ला जो मछली पकड़ता है उसने गुजरात को बनाया। अरे गुजरात पहले से था और मोदी जब थे, जब भी है और उनके बाद भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये प्रधानमंत्री का बोलना कि गुजरात को मैंने बनाया, मुझे समझ में नहीं आया। हां, गुजरात में एक चीज मोदी ने बनाई, वो है मोरबी का ब्रिज उन्होंने बनाया, जिससे 150 लोगों की मौत हो गई। यकीनन बनाया आपने। आपने गुजरात को नहीं बनाया, आपने गुजरात की जनता को बेवकूफ बनाया। आपने माया जाल दिखाया। और मोरबी का ब्रिज अंग्रेजों के जमाने का ब्रिज, 150 लोग मर जाते हैं। 150 लोग मर जाते हैं। 50 बच्चे उसमें शामिल हैं, जिसमें 2 साल का बच्चा भी है। आप बोलते हैं गुजरात मैंने बनाया। देश के प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि गुजरात को आपने बनाया? मोरबी का ब्रिज फिर कैसे गिरा? कौन जिम्मेदार है उस ब्रिज का? 50 लोग, 50 बच्चे उसमें। रात के अंधेरे में ब्रिज गिरता है, कोई पानी में डूब के मर रहा है, कोई पुकार रहा है बचाओ मुझे, कोई रस्सी को पकड़ा हुआ है। आप सोचो उन लोगों पर क्या बीती होगी। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोरबी के पुल को और ब्रिज को भी याद रखेंगे। मैंने बनाया। आपने क्या क्या बनाया? हमको बनाया, सबको बनाया। इतना लंबा लंबा छोड़ा, सब बन गए। बोला कि 500,000 खत्म हो गए तो पूरा ब्लैक का पैसा आएगा, आपने हमको बना दिया। आपने गुजरात में कहा था कि 15 लाख आएगा तो मैं अकाउंट में डाल दूंगा, ब्लैक मनी लाऊंगा। आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि वो तो जुमला था। सब चीज आपने हमको ही बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और मैं जब मोरबी के ब्रिज का जिक्र आया तो मैं जरूर हुसैन भाई और तौफीक भाई को सलाम करता हूं। मैं हुसैन भाई और तौफीक भाई को सलाम करता हूं, जिन्होंने उन लोगों को जो पानी में गिर गए थे, 50 से ज्यादा लोगों की 30 अक्टूबर की रात को हुसैन भाई और तौफीक भाई ने उन लोगों की जान को बचाया। हुसैन भाई, तौफीक भाई ये नहीं देखे कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है। तौफीक भाई, हुसैन भाई देखे कि इंसान है, उसको बचाना है, जान बचाना है। तौफीक भाई, हुसैन भाई, हम आपको सलाम करते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपका ये इंसानियत का जज्बा हम सब में डाल दे इंशाअल्लाह ताला। कि जब किसी पर मुसीबत आए तो मजहब को नहीं देखें, इंसान को देखें। हम किसी को नहीं देखें, मजहब को नहीं देखें, इंसान की तकलीफ को इंसान के तौर पर देखें। तो तौफीक भाई और हुसैन भाई को मैं सलाम करता हूं। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार से पूछना चाहते हैं, आप बताइए हुसैन भाई और तौफीक भाई जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, क्या हुसैन भाई और तौफीक भाई किसी का घर खरीद सकते हैं गुजरात में? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट आपने लगा दिया, क्या हुसैन भाई, तौफीक भाई घर खरीद सकते? नहीं खरीद सकते, कलेक्टर इजाजत नहीं देता।
क्या हुसैन भाई, तौफीक भाई अपने बच्चियों को पढ़ा सकते हैं? कहां है इस कॉलेज और स्कूल? क्या हुसैन भाई, तौफीक भाई को तयक़ुन दे सकते हैं कि भाजपा के लोग कि उनकी औलाद को अगर झूठे पत्थर फेंकने के इल्जाम में पकड़ा जाएगा तो रोड पर लाकर जनता के सामने उनकी औलाद को नहीं पीटा जाएगा? क्या भाजपा तयक़ुन दे सकती है? याद रखो, आज अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन भाई और तौफीक भाई ने एक बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया। क्या भाजपा ये कह सकती है कि हुसैन भाई, तौफीक भाई को अगर एनआरसी एनपीए होगा तो हुसैन भाई, तौफीक भाई से पूछा जाएगा कि बताओ भारत की शरीयत क्या है? क्या भाजपा कह सकती है हुसैन भाई, तौफीक भाई से कि जब एनआरसी होगा तो नहीं पूछा जाएगा इनसे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को याद रखिए कि ये तमाम चीजें हो रही हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि गुजरात हमने बनाया, मैंने बनाया। तो बताओ प्रधानमंत्री, अगर आपने गुजरात बनाया तो फिर एक बच्ची जिसका रेप किया गया, उसके आंखों के सामने उसकी बेटी की हत्या कर दी गई, उसका कत्ल कर दिया गया। उस बच्ची जो प्रेग्नेंट थी 6 महीने, उसकी आंख के सामने उसकी मां का रेप हुआ, उसका कत्ल कर दिया गया। और आपकी सरकार ने रेप करने वालों को, हत्या करने वालों को छोड़ दिया। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही तो बात है। जब हम इन चीजों को उठाते हैं तो हम पर इल्जाम लगता है कि मजलिस के प्लेटफॉर्म से ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। मैं कौन सी बात अपने मुख्तसर सी तकरीर में अब तक ऐसी किया हूं, किसी की समुदाय के खिलाफ नहीं कहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्किस बानो का जिक्र आप पार्टी भी नहीं करती है। आज भी आप देख लो, जकिया जाफरी से कौन जाकर मिलता है? लोग कहेंगे अरे तुम क्यों पुरानी बातों को उठाते हो? मैं इसलिए उठाता हूं कि लोग, जनता याद रखे कि इंसाफ अगर नहीं मिलेगा तो इंसाफ के लिए हमको बोलना पड़ेगा। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हम आपसे अपील कर रहे हैं, ये लड़ाई आपकी लड़ रहे हैं। नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल के लड़ रहे हैं। जमालपुर के बुजुर्गों को इस बात का तयक़ुन दे रहा हूं कि आपकी आंखों में जो आंसू हैं, आपके दिलो दिमाग में जो ख्वाब है अपनी औलाद को पूरा करने के लिए, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मजलिस इस इंतखाबात में साबिर काबुलीवाला को अपना उम्मीदवार बनाकर आपके सामने लाई। मैं आपके सामने खड़े होकर आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने इत्तेहाद की ताकत पर मुत्तहिदा तौर पर अपने एक कोर्ट का इस्तेमाल करिए और साबिर काबुलीवाला को यहां से अपना नया एमएलए बनाकर गुजरात की असेंबली में भिजाइए। मुझ पर इल्जाम लगते हैं, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। हम इलेक्शन लड़ते हैं तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सब कहते हैं कि यहां तुम क्यों आए, वहां तुम क्यों जा रहे हो? अरे याद रखो, अल्लाह जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, जब तक मेरी सेहत साथ देगी और जब तक अल्लाह मेरे जिस्म में सांसों को बाकी रखेगा, मैं मजलूमों के लिए लड़ता रहूंगा। मैं कमजोरों को ताकत की हासिल करने के लिए लड़ता रहूंगा। मैं हमारी इज्जतदार मां और बहनों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए लड़ता रहूंगा। अगर तुमको मेरी जबान, मेरे अल्फाज, मेरी तकरीर, मेरा वजूद पसंद नहीं है तो आओ और आकर मेरी जान ले लो। मैं मरने के लिए तैयार हूं गरीबों के लिए, मगर मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। मैं अपने जमीर को जालिमों के सामने पेश नहीं कर सकता। मैं अल्फाज से साफ तौर पर कहता हूं, झुकना मेरे बस की बात नहीं है, झुकना मेरे बस की बात नहीं है। ताकत किसी के पास होगी, मगर ताकतवर के आगे झुकने का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। हां, जो सबसे बड़ा ताकतवर है रब्बे कायनात है, जिसके सामने हम अपने दिल और दिमाग और सर को झुकाते हैं। मगर इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो कमजोरों से उनका हक छीन लेते हैं, हम उनके सामने झुकेंगे नहीं। उनकी आंखों में आंखें डालकर इंसाफ का मुतालबा करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जमालपुर की जनता से मेरी अपील है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, यहां से साबिर भाई को कामयाब करिए। मैं आपके दरमियान में था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला।
आज लोग मंजलिस पर बहुत से इल्जाम लगाते हैं, वो उनकी टीम है, ये इनकी टीम है। अरे भाई साहब, आप होते कौन है मुझे किसी टीम का बोलने वाला? तुम होते कौन हो? तुम क्या कर सकते हो मेरा? और तुम ये इल्जाम पे इल्जाम लगाते हो। बहरहाल अब इनको मालूम हो चुका है कि गुजरात में मंजलिस आपकी वजह से, आपकी दुआओं और आपके इत्तेहाद की वजह से मंजलिस एक ताकत बन चुकी है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप मंजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और भाजपा कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम गुजरात में लेकर आएंगे। कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड? हिंदू मैरिज एक्ट तो सेंट्रल पार्लियामेंट का एक्ट है, आप कैसे तरमीम करेंगे? और कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड? गुजरात में अपना कोई धर्म परिवर्तन करना है तो इजाजत लेना पड़ता, तो कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड? कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड? जहां पर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज, अकल मुस्लिम अकलियतें बसती हैं, वहां पर पीने का पानी नहीं, वहां पर रोड नहीं, वहां पर गंदगी है। अरे वहां पर यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं आती? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मंजलिस का पैगाम आपके लिए है। आज हमने अपनी पहली इंतखाबी जलसे का आगाज जमालपुर से किया और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जब नतीजा आएगा तो आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर, पूरे कमजोर और मजलूम जनता मुत्तहिद होकर साबिर काबुली वाला को वोट देंगे। आप साबिर भाई को मत देखिए, आप असदुद्दीन ओवैसी की बात का यकीन करिए। मैं आपके दरमियान में खड़ा हूं, मैं आपके सामने हाथ फैलाकर आपसे इत्तेहाद की भीख मांग रहा हूं। मैं आपसे कोई दौलत नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे इत्तेहाद की भीख मांग रहा हूं। क्योंकि मैंने देखा है अपने वतन अजीज भारत में कि जब तक आपके पास अपनी सियासी आवाज नहीं होगी, गरीबों पर जुल्म जारी रहेगा जब तक आपका नुमाइंदा विधानसभा में नहीं जाएगा। लोग हमसे पूछते हैं कि बताओ, हैदराबाद में तुम्हारे 7 एमएलए हैं, तुमने क्या किया? मैं जमालपुर की जनता को एक मिसाल दे रहा हूं। हैदराबाद में जाफर हुसैन मेराज नामपल्ली के एमएलए हैं, कारवान से कौसर मोहिउद्दीन हमारे एमएलए हैं। वहां पर मिलिट्री के एक सर्विसमैन रहते हैं, उनके क्वार्टर्स का, उनके घर का मसला था। उन घरों को हमने गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके चीफ मिनिस्टर के पास जाकर हमने गवर्नमेंट से उनके घरों को रेगुलाइज करा दिया। और कैसे करवाया? मिसाल के तौर पर एक फौजी जो अपने घर में रह रहा है पिछले 60-70 साल से, वो 100 गज या 500 गज या फिर 800 गज घर होता है छोटा मोटा उसका, तो हमने सरकार से कहा कि गरीब पैसे देकर मार्केट वैल्यू पर घर खरीद नहीं सकता। तो सरकार ने हमसे पूछा, बोलो असदुद्दीन ओवैसी क्या कीमत लगाओ? कीमत तो देना पड़ेगा। तो हमने कहा 100 रुपये लगाओ। तो सरकार ने कहा 100 रुपये नहीं, 250 रुपये गज के लिहाज से, यानी अगर किसी का 500 गज का 100 गज का घर होगा, वो 250 रुपये गज के बुनियाद पर देगा और उस घर का मालिक बन जाएगा, उसको गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करा के देगी। हमारा कोई मिनिस्टर नहीं है तेलंगाना में, कोई मंत्री नहीं है हमारा। वो पूरे के पूरे जो फौजी दारुसलाम आकर उनकी आंख में आंसू थे, उन्होंने कहा, शुक्रिया अदा किया कि 250 रुपये में फी गज। ये हैदराबाद में क्यों? क्योंकि उनके नुमाइंदा था, उनका वोट था, उनका इत्तेहाद था, उनका सियासी शऊर था, जो सरकार के पास जाकर लड़कर यह काम करा सके। क्या यह काम जमालपुर में, गुजरात में, अहमदाबाद में नहीं हो सकता? हो सकता है मेरे भाई। आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। हमारा तालीम का मसला है। मैंने अपने एमपी फंड से 10 करोड़ की लागत से एक विधानसभा में मैंने बच्चियों के लिए इंटर और डिग्री कॉलेज बनवाया, सिर्फ 10 करोड़ की लागत से।
सौों की तादाद में हमारी बेटियां जाकर उस कॉलेज और डिग्री कॉलेज में तालीम हासिल करती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेलंगाना में हमने सरकार से नुमाइंदगी करके अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की तालीम के लिए 6ठी जमात से 12वीं जमात तक 60,000 अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान लड़के और लड़कियां स्कूल में पढ़ रही हैं फ्री में। बच्चियों का हॉस्टल, कॉलेज अलग, स्कूल अलग, बच्चों का कॉलेज और हॉस्टल अलग, रहना फ्री, खाना फ्री। एक इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में जब ये गरीबों की बेटियां, ये गरीबों के बेटे पढ़ लिख कर दुनिया में आएंगे तो एक इनकलाब बर्पा करेंगे। ये काम हम गुजरात में भी कर सकते हैं, मगर कोई बोलने वाला ही नहीं, कोई लड़ने वाला ही नहीं। जीत तो जाते हैं, फूल का हार पहन लेते हैं और जब असेंबली में जाते तो गूंगे और अंधे बनकर बैठ जाते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस को वोट दीजिए और 5 तारीख के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद अपने अपने पोलिंग बूथ को जाइए और मजलिस को उम्मीदवार की कामयाबी के लिए दुआ भी करिए। और इंशाअल्लाह ताला वक्त मिलेगा तो मैं पैदल आपकी इस गलियों में आऊंगा इंशाअल्लाह ताला आपसे मिलने के लिए। मैं आपके घर पर आऊंगा, आपके घर पर दस्तक दूंगा और मैं जमालपुर की जनता को कह रहा हूं कि आपका घर जरूर है मगर मेरा भी आपके घर पर। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका खादिम हूं, मैं आपका भाई हूं और मेरा हक पहुंचता कि मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर तुमसे कहूं कि वोट दो, अपने आप को कामयाब करो। यहां से साबिर भाई की कामयाबी आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी, आपके सियासी शऊर की कामयाबी होगी और हम एक नई तारीख को रकम करेंगे गुजरात की सियासत में कि जब मजलिस का नुमाइंदा जीत कर जाएगा तो गरीब और मजलूमों की इंसाफ की बात करेगा। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक रखना था। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर इस जलसे को कामयाब किया। मैं अपनी मां और बहनों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।